हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एनवीएस टीचर रिक्रूटमेंट के जो रूल्स आए थे उनसे रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट देखने को मिले। सबसे ज़्यादा जो डाउट मुझे देखने को मिला वो था आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, उसके बाद कई बच्चे कन्फ्यूज हैं कि मैम जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपका सिलेबस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है एनवीएस के बारे में अगर बात करें तो ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। ये चीज क्लियर कर लीजिए। बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसीज निकलती है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए यहाँ पीआरटी सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यहाँ रहना पड़ता है टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी। तो यहाँ पर पीआरटी लेवल की वैकेंसी नहीं आती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी और प्लस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ये और मिसलिनियस कैटेगरी की वैकेंसीज आती हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं पीआरटी की वैकेंसी एनवीएस में कब आएगी, तो एनवीएस में पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज आती हैं। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप बात करते हैं पीजीटी के लेवल पे, तो पीजीटी में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, जैसे कि अगर पीजीटी में आप बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री की, तो कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि पीजीटी हिस्ट्री में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टीजीटी लेवल पे, तो टीजीटी में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, ठीक है, और फिर आपके बीएड होना चाहिए प्लस आपका सीटेट पेपर 2। ये आपके पास मांगी जाती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी मतलब कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे अपेयरिंग स्टूडेंट होते हैं, वो इस चीज को पूछते हैं मैम हम अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें एज की, तो एज अगर पीजीटी में बात करें तो यहाँ पर 40 इयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो और टीजीटी में आपका 35 इयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का और पीएच के डिग्री को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स को अभी तक कोई अलग से कोई एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा रूल आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में ये सिलेक्शन प्रोसेस में उतना कोई खास चेंजेस हुआ नहीं है। जो सिलेक्शन प्रोसेस पहले लिया जाता था वही चीज आपको आज भी देखने को मिलेगी, यानी कि आपका एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड प्लस आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम आपका 3 पार्ट्स में होता है, 3 पार्ट्स में अलग अलग, लेकिन यही याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप बात करते हैं ना केवीएस के अकॉर्डिंग या फिर और चीजों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एज कंपैरिजन टू एग्जाम पैटर्न, तो यहाँ का थोड़ा सा डिफिकल्ट है केवीएस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप पूरी चीजों को कैलकुलेट करोगे तो केवीएस की कट ऑफ ज्यादा आई जाती है एज कंपैरिजन टू एनवीएस। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें 3 पार्ट्स में आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? जीके, जीए, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है। रीजनिंग आपका यहाँ पर टीजीटी लेवल पे रीजनिंग जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है, लेकिन पीजीटी की बात करें तो 20 मार्क्स का आपका ये होता है, ठीक है। इसके बाद आईसीटी और आपका पेडागोजी या कह लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके 10 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद अगर बात करें सेकंड पार्ट के बारे में, तो सेकंड पार्ट जो आपका होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जो कि 80 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है। 80 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट। इसके बाद अगर बात करें पार्ट थर्ड की, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का होता है। यानी कि आपके पास टीजीटी में अगर बात करें तो टीजीटी में आपके पास हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज कोई होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से आपको ये याद रखिएगा 40% का क्राइटेरिया ईच, यानी कि आपको 10 में से
4 हिंदी में भी लेके आने हैं, 10 में से 4 आपको इंग्लिश में भी लेके आने हैं, 10 में से 4 आपको रीजनिंग में भी रीजनल लैंग्वेज में भी लेके आने हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर और हाँ, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसकी रीजनल लैंग्वेज कोई ऐसी है नहीं, जैसे बंगाली, असमी, ऐसी कोई नहीं है, तो वो हिंदी और इंग्लिश में से भी ले सकता है। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन ये याद रखिएगा, रीजनल लैंग्वेज में भी क्वालिफायर नेचर का है। ठीक है। तो अगर बात करें आपके, यहाँ पर चीज क्लियर हो गई। टीजीटी में पीजीटी में अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश और हिंदी में से आपका क्वालिफाई नेचर होता है, यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट में से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आपको हिंदी में भी 4 मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम, और इंग्लिश में भी 4 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। तो आप इसके बाद अगर बात करें कट ऑफ जो आपकी निकलती है वो आपकी, ये तो आपका होता है क्वालिफाई नेचर का, लेकिन मेरिट जो आपकी तैयार होती है वो आपकी होती है 2 पार्ट्स में, यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न में और आपका पार्ट 1 जो कि आपका जीके वाला, रीजनिंग वाला, ये वाला सेक्शन होता है। ठीक है। तो पीजीटी में अगर बात करते हैं तो ये आपका सेक्शन जो होता है, तो यहाँ कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ चली गई। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि पीजीटी और टीजीटी में किस बेसिस पे मेरिट बनती है, तो कितने मार्क्स में से बनती है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे पीजीटी में, तो पीजीटी में से 130 नंबर में से मेरिट बनती है, और टीजीटी में आपकी 120 में से मेरिट बनती है। जैसे कि पता है आपको कि लैंग्वेज वाला सेक्शन आपका क्वालिफाई रहता है, तो वो आपको क्वालिफाई करने के बाद इसके बाद आपकी मेरिट यहाँ से तैयार होती है। अगर आप उस सेक्शन में क्लियर नहीं कर पाओगे लैंग्वेज वाले सेक्शन में, तो ये पार्ट आपका चेक ही नहीं होगा। फिर इसमें यहाँ ये याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, जिसमें कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो तुक्के लगाने का कोई चांस आपके पास नहीं है। फिर आप बात करें बुक्स के बारे में, तो बुक्स आपके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को आप रेफ़र करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। प्लस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट, बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके उसी एग्ज़ाम के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। इससे क्या होता है कि आपको माइंडसेट पता चलता है एग्जामिनर का, कि एग्जामिनर आपसे किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन पुटअप करेगा। इससे आप पहले से ही अवेयर हो जाते हो कि आपको इस सेक्शन में से किस में से क्या क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, एनसीईआरटी में से ये कौन सा सेक्शन में से आ रहा है, सारी चीज़ें आपको खुद पता चल जाएंगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको इस चीज़ को ध्यान देना कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो किस डायरेक्शन में चल रही है, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं चल रहे। इसके बाद अगर बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपके एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड कोई डाउट होते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के नोट्स अवेलेबल कराते हैं। ये पेड नोट्स होते हैं, तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज़ को फुलफ़िल किया जाए। देखिए, यहाँ पर एक वीडियो और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।